हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। यहाँ पे हम अक्टूबर 2023 की विजन आईएएस की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम इसके अंदर एथिक्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। साथियों, समझते हैं कि इसमें पहला टॉपिक क्या है, एथिक्स ऑफ लॉ मेकर्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करती हूँ, ये तेज़ी में मैं करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है इसके लिए। तो इंट्रोडक्शन में बात करें, अलग अलग इंस्टेंसेस में कुछ कंसर्न्स उठाए गए हैं कंडक्ट को लेके लॉ मेकर्स के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। और ऐसे जो मतलब इंस्टेंसेस होते हैं इसमें ये है कि कैश फॉर क्वेरी प्रोब बाय एथिक्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट और सस्पेंशन कुछ लॉ मेकर्स का अनरूली कंडक्ट करने के लिए हाउस में। तो जो कोर्ट रीज़न है जो देखा गया ऐसे इश्यूज़ के लिए वो है क्योंकि वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है पब्लिक लाइफ के अंदर। तो बात आती है कि एथिकल वैल्यूज़ क्या, भाई एथिकल वैल्यूज़ की क्या ज़रूरत है एक लॉ मेकर के अंदर। देखिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए अपने सारे प्रोफेशनल और पर्सनल डीलिंग्स में, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, फेयरनेस हो, इम्पार्शियलिटी हो, स्पिरिट हो पब्लिक सर्विस के लिए, और ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिरकार एथिकल वैल्यूज़ और क्या हैं और क्या कौन स्टेक होल्डर्स में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, लॉ मेकर की कैपेसिटी में जो इंडिविजुअल है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ तो हो ही हो, है ना, ताकि वो जो पूरा इकोसिस्टम है उसमें अच्छे से काम हो। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है इकोसिस्टम। देखो, लॉ मेकर्स के अलावा भी जो पूरी रिप्रेजेंटेशन और लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज है उसके अंदर अलग अलग स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट होता है अपहोल्ड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एथिकल वैल्यूज़ को पब्लिक लाइफ के अंदर। अब स्टेक होल्डर्स, उनका रोल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताती हूँ। जैसे आप सिटीजन या वोटर्स की बात करें तो भैया उनका रोल ये है कि इलेक्ट करिए ऐसे लॉ मेकर्स को, है ना, उनको अकाउंटेबल भी करार कराइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इन्फॉर्म वोटर के चलते आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करिए। भैया एथिकल बिहेवियर को बढ़ावा दीजिए कि भाई वो भी जो है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके अंदर वो चीज़ें हों। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो उनका रोल है कि हमें सेलेक्ट और इंडोर्स करना है अच्छे कैंडिडेट्स को, इंश्योर इस बात को कराना है कैंडिडेट्स जो हैं वो एथिकल स्टैंडर्ड वाले हों और कल्चर इंटीग्रिटी को प्रमोट करें, ऐसा कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी प्रमोट हो। मीडिया की बात करें तो मीडिया का रोल सीधा सीधा ये है कि भाई देखो, पब्लिक को इन्फॉर्म करना है, शेप करने में अच्छा पब्लिक ओपिनियन लॉ मेकर्स और उनके एक्शंस को लेके रिपोर्ट करें एक्यूरेटली, एकदम सही, बिल्कुल सही से, और लॉ मेकर्स को अकाउंटेबल भी करार कराएं गेटिव जर्नलिज्म के माध्यम से, अवॉइड करके सेंसलिज्म या कोई बायस रिपोर्टिंग किसी के लिए ना करी जाए। जुडिशरी की बात करें तो इंटरप्रेट और अपहोल्ड करना लॉ को, प्रोवाइड करना चेक ऑन एक्शंस ऑफ लॉ मेकर, इस बात को इंश्योर कराना कि जो लीगल प्रोसेस फॉलो और करा जा रहा है वो केसेस जो भ्रष्टाचार के हैं, एथिकल वायलेशन के हैं, उनको ध्यान में रखा जाए। और लास्ट में इलेक्शन कमीशन है, भैया फ्री और फेयर इलेक्शन कराना उनका काम है। इलेक्शन कैंपेन को प्रॉपर मॉनिटर करो, कोई झूठे वादे ना हो रहे हों। इन्फोर्स करना इलेक्ट्रिकल रूल्स को, इंश्योर करना कि जो कैंडिडेट हैं वो अपने एथिकल स्टैंडर्ड से जुड़ के चल रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम क्या ही कमी है, एथिकल वैल्यूज़ की लॉ मेकर्स में क्यों कमी देखने को मिलती है। देखिए, भ्रष्टाचार, जो घूस लेते हैं, ठीक है ना, दूसरे फॉर्म ऑफ करप्शन देखने को मिलता है, ट्रस्ट की कमी होती है, इसकी वजह से अनएथिकल बिहेवियर आता है। फॉर एग्जांपल जो कोल स्कैम हुआ, 2G स्पेक्ट्रम हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स का एग्जाम हुआ, इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का। अब देखो, बात क्या ऐसी है कि जो वोरा कमेटी है 1995 में, उसने पॉइंट आउट करा कि भैया देखो तालमेल है यहाँ पे क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के बीच में, और जो इतना इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है पॉलिटिशियन का क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ में जो है, ठीक है, इसी वजह से एथिकल वैल्यूज तो ऑब्वियसली कम हो जाएंगी। तो क्या ही रूल ऑफ लॉ होगा और पब्लिक ट्रस्ट तो एकदम खत्म हो जाएगा ना। फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इतना लिमिटेशन होना, देखिए लिमिटेशन इसमें ये है कि अभी का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें चैलेंजेस है एड्रेस करने में, कुछ एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइज क्राइम की, इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, और इफेक्टिवली इस क्रिमिनल नेक्सस को ये खत्म नहीं कर पा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत सारी जगह हमने देखा है कि मेंबर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी तरीके से उसका इंटरेस्ट है उन मैटर में जो कंसिडर करे जा रहे हैं हाउस या किसी मिनिस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल एक लॉ मेकर मान लो जिसका बिजनेस इंटरेस्ट है कि भैया उसे कुछ गेन मिलेगा अगर कुछ बदलाव आएंगे इन्वायरमेंटल रेगुलेशन में, तो ये क्या करेगा, वो शोकेस करेगा, अपना क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा, वोट नहीं करेगा ऐसे मैटर को लेके। फिर नेपोटिज्म और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो भैया देखो आजकल नेपोटिज्म कितना चल ही रहा है, फेवरिज्म बहुत चल रहा है कि हमारे फूफा हैं, चाचा हैं, भाई भतीजावाद बहुत चल रहा है। वीक इन्फोर्समेंट की बात करें, देखो लॉ एंड यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलती है प्रोसीजर में मेंटेन और इन्फोर्स करने के लिए हाई स्टैंडर्ड को पब्लिक लाइफ के अंदर। इसकी वजह से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्लियर मैकेनिज्म तो है नहीं एड्रेस करने के लिए एथिकल मिसकंडक्ट को लॉ मेकर्स के,
पार्लियामेंट हाउस के बाहर। फिर इन्फ्लुएंस कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स का, देखिए पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे वो बिजनेस हो, सोशल हो, तो ये बहुत प्रेशर बना देते हैं लॉ मेकर्स के ऊपर। और इसमें क्या होता है, एथिकल स्टैंडर्ड उस पर्टिकुलर ग्रुप को और या उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है दूसरे कंपैरिजन में। अच्छा, जॉन सी मैक्सवेल का एक बहुत बढ़िया कोट था कि ग्रेट लीडर्स आर विलिंग टू सैक्रिफाइस देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ टीम। लेकिन ये ग्रेट लीडर्स कहाँ मिल ही रहे हैं। तो अब बात आती है कि क्या जो है मेजर्स उठाए गए हैं एथिकल वैल्यूज़ को डालने के अंदर लॉ मेकर्स में। देखिए आपने क्या करना है कि मजबूत बनाना है लीगल मेजर्स को। कैसे करोगे आप ये मजबूती? देखो सीधी सीधी बात है कि लीगल प्रोविजंस को और ज़्यादा इन्हांस करना है विद प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स एंड एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉज को लाना है जिसमें बहुत तगड़ी पेनाल्टी लगे, एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म हो जिससे ये पॉलिटिशियन क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो हैं वो यहाँ ना पॉलिटिशियन बन पाए। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इससे मदद मिलेगी कुछ स्टैंडर्ड्स को, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर को लाने में विच एवरीवन इंटेंडेड टू इंटर लेजिस्लेचर वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, जो आए वो ये फॉलो करे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट को। तो कोड ऑफ कंडक्ट की जो एसेंस है ये होना चाहिए कि हमें बढ़ावा देना है सेल्फ डिसिप्लिन को लॉ मेकर्स के बीच में। फिर पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म्स, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूरत है कि भैया एक ऐसे मतलब जो रेगुलेट करे कंडक्ट अपने मेंबर्स का बिना सिंसेरिटी और कमिटमेंट की। अगर नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सिंसेरिटी या कमिटमेंट तो इंटीग्रिटी पब्लिक लाइफ के अंदर वो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंश्योर कराना। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंडिंग में, वर्किंग में पॉलिटिकल पार्टीज़ की। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करें तो मेजर्स ऐसे लिए जाएँ जिससे जो मनी पावर का रोल है इलेक्शंस में वो कम से कम हो जाए, है ना। एक ऐसा जो इलेक्शन एक्सपेंसेस जो करने की सीलिंग है उसे और कम करी जाए। कॉर्पोरेट और स्टेट फंडिंग पॉलिटिक्स की, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये भी कम हो। और इससे क्या होगा, फॉरेन डोनेशंस जो हैं आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो भी थोड़े जो हैं वो रेगुलेट करे जाएंगे, तो चीज़ें यहाँ पे अलग हो जाएंगी। अच्छा, पेनाल्टीज हाउस के अंदर लगें। अगर मान लो कोई चीज़ अनएथिकल बिहेवियर प्रूव हुआ है, मिसकंडक्ट या ब्रीच ऑफ कोड हुआ है तो हाउस पेनाल्टी लगाए ऐसे इंसान पे, और सस्पेंशन भी हो हाउस से फॉर अ पीरियड, और टर्मिनेशन भी हो सके उसी मेंबरशिप का। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसमें आप एथिक्स कमेटी को एम्पावर करो इस हाउस के अंदर, तब ये काम होगा। अच्छा, एजुकेशनल प्रोग्राम की बात करें तो आप सिविक एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आइए जिससे एथिकल वैल्यूज़ और ज़्यादा बढ़े, गवर्नेंस और इंपॉर्टेंस भी पब्लिक सर्विस की बढ़े अर्ली एज में ही। साथ में लीडरशिप प्रोग्राम भी लाए जा सकते हैं फॉर फ्यूचर लीडर्स विद एथिकल वैल्यूज़ के आए। इसलिए देखिए इसमें थियोडोर रोजवेल्ट ने कहा कि टू एजुकेट अ पर्सन इन द माइंड बट नॉट इन द मोरल इज़ टू एजुकेट मिनस टू सोसाइटी। तो खाली पढ़ने लिखने थोड़ी ना हो जाती चीज़ें। अब देखो एथिक्स कमेटी जो मैंने बताई ना वो लोकसभा की, उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। देखिए इसके अंदर 15 मेंबर है, इसे स्पीकर नॉमिनेट करता है, 1 साल के लिए आती है। और पहली ऐसी एथिक्स कमेटी बनाई गई थी लोकसभा में 2000 में और राज्यसभा के अंदर 1997 में। काम क्या करती है, एग्जामिन करती है कंप्लेन अगर कोई हुई है रिलेटेड अनएथिकल बिहेवियर को लेके, कंडक्ट को लेके मेंबर की, जिसे रिफर किया जाता है बाय स्पीकर। कुछ रिकमेंडेशन और फॉर्मुलेट करती है कोड ऑफ कंडक्ट को मेंबर्स के लिए, और सजेस्ट भी करती है कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट में क्या अमेंडमेंट्स, क्या बदलाव लाने चाहिए। आखिरी में कंक्लूजन की बात करते हैं कि इन दी एसेंस जो एथिकल वैल्यूज़ हैं लॉ मेकर्स की, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एक एक्टिव मूवमेंट सबका, इन्वॉल्वमेंट सबका होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स पर ध्यान रखिए, पॉलिटिकल मूवमेंट बढ़िया लाइए, फेयरनेस इंटीग्रिटी सब मेंटेन रहे, और कोलैबोरेशन और एंगेजमेंट स्टेक होल्डर्स का हो, जिससे हम एक बढ़िया ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क लाएं जिससे डेमोक्रेटिक सोसाइटी बढ़िया से चले। चेक योर एथिकल एप्टीट्यूड। देखिए आप अपने आप को, अभी आपके लिए बहुत बढ़िया बात कही गई है। इमेजिन करिए कि आप अभी न्यूली इलेक्टेड लॉ मेकर हैं, आपका इलेक्शन कैंपेन बहुत ज़रूरी है, उसे फंड करा है एक बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशन ने, XYZ इंडस्ट्री मान लीजिए करा है, और उसका मेजर रोल है स्टेट की माइनिंग सेक्टर में। इलेक्शन होने के बाद बिल एक लाया गया स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रपोज कर रहा था कि रिलैक्स कर रहा था इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को, कि माइनिंग ऑपरेशन के लिए आराम से जो है वो माइनिंग वहाँ कर सकते हैं, जिससे XYZ इंडस्ट्री को फायदा हो रहा था, बट इससे इन्वायरमेंट को और लोकल कम्युनिटीज़ को तो हार्म हो रहा था ना। तो इस केस स्टडी के बेसिस पे आप आंसर करिए फॉलोइंग क्वेश्चन, खुद से सवाल पूछिएगा, अब यहाँ कहाँ आप आंसर करेंगे। तो ये एथिकल डिलेमास क्या हैं बिफोर यू एंड यू आर हु आर एसोसिएटेड स्टेक होल्डर्स, क्या थे, इवेल्युएट करिए। पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने अब क्या है, और व्हाट वुड बी योर आइडियल कोर्स ऑफ एक्शन, क्या रहेगा वो बताइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं AI और ह्यूमन राइट्स की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो फ्रीडम ऑफ नेट जो है ना, एक एनुअल स्टडी है ह्यूमन राइट्स के ऑनलाइन, और ये कहती है कि जो कंडीशन है ह्यूमन राइट्स के ऑनलाइन के वो कम होते जा रहे हैं।
हाइलाइट्स को देख के कि एआई टेक्नोलॉजी के पास इतना पोटेंशियल है कि ना ही सिर्फ वो ये प्रमोट कर सकती हैं बल्कि ये ह्यूमन राइट्स को छीन भी सकती हैं। तो अब इतना डेलिकेट जो बैलेंस है ना दोनों के बीच में, वो हमें समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि इट हैज़ बिकम अपेरेंटली ऑब्वियस दैट आर टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सीडेड आर ह्यूमैनिटी। आइए स्टेक होल्डर समझते हैं। इसमें सरकार जो स्टेक होल्डर है उसका इंटरेस्ट ये है नेशनल सिक्योरिटी का, लॉ इन्फोर्समेंट का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इनको ये भी है कि भाई इनोवेशन भी लेकर आना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी करनी है एआई सेक्टर में। यूजर्स ऑफ एआई जो हम लोग हैं, सिटीजन्स, तो इनको कंसर्न है कि कहीं भैया एआई टेक्नोलॉजी हमेशा मतलब एक रिस्पेक्टफुल फंडामेंटल राइट्स में यूज़ हो, जैसे प्राइवेसी मेंटेन रहे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, प्रोटेक्शन हो फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट की बात करें तो अवेयरनेस ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ का रेस करना, होल्ड करना, सरकार को, कॉर्पोरेशन को अकाउंटेबल अगर ऐसा कोई भी वायलेशन होता है तो। एआई डेवलपर्स और इंजीनियर्स की बात करें तो एम ये है कि हमें अपनी फील्ड में एडवांस करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ इश्यूज जैसे कि एल्गोरिदम बायस या फेयरनेस से भी हमें डील करना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि यूनाइटेड नेशंस वगैरह के इंटरेस्ट हैं ग्लोबल पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में। तो क्या एआई हार्म करता है ह्यूमन राइट्स को? देखिए एआई खुद एक टूल है ना, अपने आप से इंटेंशन उसका नहीं होता हार्म करने का, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, इम्प्लाई कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। कि हमने देखा है कि रिसेंट पास में कुछ दिक्कतें हैं राइट टू प्राइवेसी की, जैसे बिग डेटा सर्वेलेंस सिस्टम एग्रीगेट, एनालाइज और बहुत भारी अमाउंट में पर्सनल डेटा, जिससे लोगों का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है इनके पास में। फ्री एक्सप्रेशन, देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम ये ऐसे डिप्लॉयड है टू सेंसर पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस स्पीच को लेके। एआई सर्विलेंस जो है ना वो इंसेंटिवाइज कर सकता है लोगों को टू अवॉइड रिप्रेजल थ्रू सेल्फ सेंसरशिप। इन्फॉर्मेशन का एक्सेस, देखिए प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम जो है उन्होंने प्रमोट करा है कि कंटेंट ओवर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, इंसिडरी कंटेंट ओवर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। देखो प्रो गवर्नमेंट कमेंटर्स यू जनरेट करते हैं एआई को टू क्रिएट डिस इन्फॉर्मेशन, फैलाते हैं बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, ड्यू प्रोसेस, एआई एनेबल जो सर्विलांस टूल्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, फॉरगो स्टैंडर्ड जैसे कि प्रोबेबल कॉज, तो ये सब ट्रीट करता है सबको एज अ पॉसिबल रॉन्ग डोर। इसके अलावा भेदभाव की बात करें तो एल्गोरिदम सिस्टम्स जो है वो बायसेस हो सकते हैं ना, भेदभाव कर सकते हैं बिल्कुल ट्रेनिंग के हिसाब से, ट्रेनिंग डेटा जो उनको मिल रहा है ना, जो भी मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन चलता चला आ रहा है तो उस डेटा के हिसाब से ये भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। एसोसिएशन और असेंबली की बात करें तो एआई सिस्टम विद एबिलिटीज लाइक फेस रिकॉग्नाइज करना, इसकी वजह से आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकते हैं पोटेंशियल प्रोटेस्टर्स को एंड स्टेट अलाउ कर सकते हैं स्टेट फोर्सेस को टू अरेस्ट एंड रिटेलिएट अगेंस्ट देम। चलो कुछ अच्छी बातें भी हैं, ऐसा नहीं है। डिजिटल इलेक्शन इंटरफेरेंस, देखिए अगर आप एआई का यूज़ करोगे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को जो है करने में तो मतलब इससे क्या होगा, डीप फेक्स होंगे टू शो डाउट डिस्क्रीट ओपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चर करोगे आप पब्लिक सपोर्ट को भी। तो ये यहाँ पे कुछ बातें हैं। अच्छा नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले एक बॉक्स पढ़ लेंगे वाला। तो स्टीफन हॉकिंग कही गई थी सक्सेस इन क्रिएटिंग इफेक्टिव एआई कुड बी द बिगेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन और द वर्स्ट वी जस्ट डोंट नो। हमने एआई बना तो लिया, क्या अच्छा कर दिया, क्या एकदम ख़राब, क्या पता। तो अब बात आता है क्या एआई ह्यूमन राइट्स को मजबूत बनाता है। देखिए यहाँ पे चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं एआई से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं प्रमोट करने के लिए और अपहोल्ड करने के लिए ह्यूमन राइट्स को, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी। एआई के एल्गोरिथम आप ऐसे डिज़ाइन करिए जिससे बायसनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कम से कम हो। ठीक है, मतलब ख़त्म ही हो ही ना। अगर आप मिनिमाइजिंग बायसनेस करोगे कुछ हायरिंग, लैंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस के एरिया में, तो ये बात समझिएगा कि एआई मदद करेगा इंडिविजुअल्स को कि वो और इक्वली और फेयरली डील करे जा सके। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, एआई की टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर सकते हो डेवलप करने में एक एडवांस प्राइवेसी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को, जैसे कि सिक्योर करने के लिए डेटा इंस्क्रिप्शन, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, सिक्योर करने के लिए कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी ज़रूरी है सेव करने के लिए इंडिविजुअल के फ्रीडम को। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, एआई पावर्ड सर्विलांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो सरकारों को, इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल घोषित करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट और एक्सपोज करने के लिए, पुलिस ब्रूटैलिटी इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को। इसके साथ प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिव राइट्स को बाय एनेबलिंग गवर्नेंस, फॉर एग्जाम्पल प्रिडिक्टिंग पॉलिसिंग, ये सब मदद कर सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को कि वो रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज़ कर सके, क्राइम प्रिवेंशन में काम कर सकें और ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग ले सकें। हालांकि यहाँ पे कुछ कंसर्न भी है कि मिसयूज़ भी हो सकता है इस प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग का, जब अगर इसको कहीं अनएथिकली यूज़ कर लिया गया तो। गवर्नेंस और अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें तो एआई का यूज़ कर सकते हो आप डेवलप करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के टाइम पे। जॉन पिफर ने कहा कि भैया मैन इज स्लोपी एंड ब्रिलियंट थिंकर, कंप्यूटर्स आर फास्ट एक्यूरेट एंड स्टूपिड। बात सही है, इंसान उनको यूज़ कैसे करता है ये डिपेंड करता है ना, उसकी सारी सोच उसमें दिखती है। वे हेड में बात करें तो डिफेंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी इन द एज ऑफ एआई, रेगुलेशंस जिससे हम एआई को कवर करें,
ये ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल में डालनी चाहिए ऑफ लीगैलिटी, नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनैलिटी। असेसिंग सोशल इम्पैक्ट, एथिकल और सोसाइटल इम्पैक्ट्स एआई के ये एक्टिवली कंसिडर करे जाएं थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। एआई फ्रेमवर्क एक फ्रेमवर्क फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ये डेवलप करा जाए, सिमिलर टू व्हाट इज डन इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा पब्लिक एंड स्टेक होल्डर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, और एथिकल गाइडलाइंस बहुत ज़रूरी हैं, है ना, और रेगुलेशन बहुत ज़रूरी हैं, ताकि भैया जो है अच्छे प्रिंसिपल्स को लगाया जा सके। अब यहाँ पे देखिए एसिलोमार एआई प्रिंसिपल क्या होते हैं, पहले ये समझिए। रिसर्च में रिसर्च गोल, रिसर्च फंडिंग, साइंस पॉलिसी लिंक और रिसर्च कल्चर और रेस अवॉइडेंस आता है। एथिक्स एंड वैल्यूज़ में सेफ्टी, फेलियर ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू अलाइनमेंट, ह्यूमन वैल्यूज़, पर्सनल प्राइवेसी, लिबर्टी एंड प्राइवेसी, शेयर्ड बेनिफिट, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन कंट्रोल, नॉन सबवर्जन और एआई आर्म्स रेस आता है। वही जगह लॉन्ग टर्म इश्यूज़ में अगर बात करें तो कैपेबिलिटी, कॉशन, इंपॉर्टेंस, रिस्क, रिकर्सिव सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कॉमन गुड आता है। अब यहाँ देखिए बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स कैन बी चैलेंजिंग, बट ये काफ़ी ज़रूरी है कि हमें ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जिससे हम एआई टेक्नोलॉजीज़ जो भी डेवलप और डिप्लॉय हो रही हैं उसको इंश्योर कराएं, ताकि हम प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकें ह्यूमन राइट्स को। ठीक है, अब एक यहाँ पे भी दिया है चेक योर एथिकल एप्टीट्यूड। देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि भैया वो ट्रांसपोर्टेशन को रिवलाइज कर सकती हैं, इससे एक्सीडेंट कम हो सकते हैं, ट्रैफिक कंजेशन नहीं हो सकता, फ्यूल कंजम्पशन सही हो सकता है। तो ये व्हीकल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, सेंसर का यूज़ करते हैं, इसमें ह्यूमन का तो कोई इंटरवेंशन होता है, रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग एंड डेटा फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो इमेजिन करिए कि ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे ऑटोमेटिक व्हीकल जो है ये चल रहा है, बहुत बिजी स्ट्रीट, अर्बन स्ट्रीट है, ऐसी सड़क है जहाँ बहुत बहुत मतलब जो है ट्रैफिक है। सडनली एक बच्चा आ रहा होता है रोड पे, और बच्चे का जो व्हीकल का सेंसर है इस बात को डिटेक्ट कर लेता है। अब एआई जो कार के अंदर है वो क्या करता है, वो एक स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेता है। ऑप्शन 1, एक कार जो है वो सर्व कर सकती है टू अवॉइड द चाइल्ड, बट रिस्क क्या है कि बहुत सारे और जो पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं उन पे लड़ जाएगी, जो साइडवेज पे चल रहे हैं, पोटेंशियली इससे क्या हो सकता है, या मल्टीपल लोगों की डेथ हो सकती है, बच्चा तो बच जाएगा। दूसरा कि एक कार जो है वो अपनी पाथ पे चलते रहे, बच्चे को मार दे टक से, और उससे क्या हो, जो पैदल चलने वाले हैं वो बच जाएंगे। इस केस स्टडी के बेसिस पे कुछ सवाल उठते हैं, क्या एथिकल कंसिडरेशन है इसकी, क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो दिए जा सकते हैं इसके बजाय। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी आपको सही लगे। लास्ट का टॉपिक हम स्कीम इन न्यूज़ जल्दी जल्दी कर लेंगे, सो सॉरी, नेक्स्ट वाले से आरामी से कराऊंगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।